Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस सीरीज का लेक्चर नंबर 44 है। टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। ये आपके यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है वो मल्टीपल पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड करा है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। आई होप आपका यूनिट वन बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने उस यूनिट का मल्टीपल टाइम रिवीजन करा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और देखिए क्या क्या आप यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन सही ट्रैक पे है या नहीं। और जिनके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं है उनके लिए इस यूनिट के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं यूनिट फर्स्ट के। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स हो रखे हैं, जैसे इंडक्टर्स हमने जब पढ़ा था उसमें हमने एक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, फिर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है। तो ये टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। फ्लक्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वो हमारे लेक्चर्स देखे हैं या फिर आपका ये टॉपिक्स क्लियर है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या है, अगर मैं सिंपली किसी भी बच्चे से ये पूछूं कि ट्रांसफार्मर क्या है जिसने अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करा है, तो सिंपली हर एक बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मैम ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है। इतनी सी इंफॉर्मेशन सबके पास रहती है, तो उसमें क्या स्टेप अप हो रहा है, क्या स्टेप डाउन हो रहा है, किस तरह से उसकी वर्किंग है, उसमें की कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर को कवर करने के बाद जितने भी ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स आएंगे उन लेक्चर्स को कवर करने के बाद आप ट्रांसफार्मर पे आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, और कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक पीस ऑफ डिवाइस दैट मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर स्टेशनरी। जैसे हम अगर मशीन्स की बात करते हैं या जनरेटर्स की बात करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं तो इन चीज़ों को भी आप कवर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ट्रांसफार्मर का टॉपिक ही मेंशन्ड है तो आप उसे ही कवर करेंगे। तो मशीन है वो स्टैटिक पीस नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ पार्ट्स रोटेटरी रहते हैं, रोटेशन में रहते हैं, या मूविंग पार्ट्स रहते हैं। बट ट्रांसफार्मर की अगर बात करेंगे तो सारे ही पार्ट स्टेशनरी हैं, ठीक है। स्टैटिक पीस ऑफ इक्विपमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए एज कंपेयर्ड विद डीसी मशीन्स और जनरेटर्स। और ये यूज़ किस लिए होता है, आइदर रेजिंग और लोअरिंग द वोल्टेज। वोल्टेज को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अब वो वोल्टेज कौन सी होगी, देखिए वो वोल्टेज होनी चाहिए एसी। क्यों एसी होनी चाहिए अभी हम देखेंगे, आगे आगे हमें चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरह से ट्रांसफार्मर होता है। अगर मुझे फ्लक्स प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमने क्या कहा था, फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम ये बात करते थे। उसमें हम ये कहते थे कि चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए, तभी आपका कुछ ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस होगी, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स करने के लिए जब हमने इस टॉपिक को समझा था तो हम ये कहते थे कि अगर एक यहाँ एक सर्किट है और यहाँ एक मैग्नेट है, ये मूव कर रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस वजह से इस सर्किट में क्या हो रहा है, इस सर्किट में कुछ एक वोल्टेज या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। बट हमने ये क्या कहा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक पीस ऑफ इक्विपमेंट है, इसका कोई भी पार्ट मूव नहीं करेगा। तो अगर आपको फ्लक्स इंड्यूस करना है, चेंज इन फ्लक्स चाहिए, वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करवाना है, तो वो वोल्टेज इंड्यूस होनी चाहिए। तो वो वोल्टेज कब इंड्यूस होगी, जब चेंज होगा। और चेंज कैसे हो सकता है अगर सब कुछ स्टेशनरी है, तो अगर हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, अगर ये एसी सप्लाई है, वोल्टेज है, इसी की वजह से कुछ करंट आएगा, जो भी वो भी एसी में होगा, वो भी चेंज हो रहा होगा, उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो चेंज हो रहा होगा, उस वजह से कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये एसी के साथ, एसी सप्लाई के साथ वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं। क्यों यूज़ हो रहा है, इधर
रेजिंग और लोअरिंग द वोल्टेज विद कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट। अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो कॉरस्पॉन्डिंगली करंट डिक्रीज हो रहा होगा, और अगर वोल्टेज कम हो रही है तो करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अपोजिट है, वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज हो रहा है, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो करंट इंक्रीज हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम वर्किंग करेंगे इसकी तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए हमें ये समझ आता है कि स्टेशनरी या स्टैटिक पीस ऑफ इक्विपमेंट है, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज, जिससे हम कहते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन, ये करने के लिए यूज़ होता है। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास करंट में अपोजिट इफेक्ट उसका दिखेगा। ठीक है, और किस लिए हम यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग पावर। ये आप इसका बेसिक एप्लीकेशन है। ट्रांसफार्मर आपको पता है, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जैसे आपके पास हाई वोल्टेजेस पे ट्रांसमिशन हो रहा है तो आपके अब डिस्ट्रीब्यूशन होना है, लोअर वोल्टेजेस पे चाहिए तो आप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। तो आपने वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया, वोल्टेजेस को, अगर लोअर वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट है तो आपने उसे स्टेप डाउन कर देंगे। तो उसके लिए आपके ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, 2 वाइंडिंग्स हैं, 1 इज़ प्राइमरी 1 इज़ सेकेंडरी। ठीक है, एक कोर है जिसे हम लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर कहते हैं। हर एक वर्ड का अपना मतलब है। देखिए, कोर है, मैग्नेटिक है, लैमिनेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि लैमिनेटेड है। हमने ये पहले पढ़ा है, एडी करंट लॉस होते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेशंस यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो इसीलिए आपका कोर लैमिनेटेड है। हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्यों होते हैं। तो हर एक चीज़ का मतलब होता है। तो उस मतलब को जब हम एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो उस हर एक वर्ड को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपके टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। मैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ फ्लक्स ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, इलेक्ट्रिक आइसोलेशन रहती है ट्रांसफार्मर में और मैग्नेटिक कपलिंग रहती है। इस तरह का आपका ये ट्रांसफार्मर रहता है। ये आपका लैमिनेटेड कोर है। ठीक है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहाँ ये फ्लक्स इस कॉइल से इस कॉइल में लिंक कर रहा है और उस वजह से यहाँ कुछ वोल्टेजेस और करंट इंड्यूस हो रहे हैं। तो ये सर्किट और ये सर्किट जो ये वाइंडिंग्स हैं ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, ये दोनों कनेक्टेड तो नहीं है वायर से। दैट मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट मैग्नेटिकली कपल्ड है, क्योंकि जो फ्लक्स है जिसे हम जो एक मैग्नेटिक टर्म है वो इस सर्किट से इस सर्किट में जा रहा है। 2 वाइंडिंग्स हैं, 1 इज प्राइमरी एंड अनदर 1 इज सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी कौन सी वाइंडिंग है, या प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं या उसे प्राइमरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी वो वाइंडिंग है जो कि एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, और सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वो है जो कि लोड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ आपका कुछ एक लोड है, इसके साथ जो कनेक्टेड है उसे हम सेकेंडरी कह रहे हैं। यहाँ पे आपका एसी सोर्स है, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर एसी सोर्स के साथ वर्क करता है। यहाँ कुछ V1 है, एसी सोर्स वोल्टेज V1, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1। ठीक है, अल्टरनेटिंग होगी हुज मैग्नीट्यूड इज टू बी चेंज इज अप्लाई टू प्राइमरी। जिस वोल्टेज को आपको चेंज करना है वो आप प्राइमरी के साथ लगाओगे, उसी उसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है जो कि अल्टरनेटिंग है, कुछ फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ कुछ एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जिसे हम E1 कह रहे हैं। E1 इस कॉइल में कुछ ईएमएफ जो इंड्यूस हुई, प्राइमरी में जो इंड्यूस हुई उसे हमने E1 कहा। अब ये जो फ्लक्स है ये इस लैमिनेटेड कोर, इस कोर से इस प्राइमरी से सेकेंडरी में भी लिंक हो रहा है। तो उस वजह से यहाँ पे कुछ एक ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी में भी, उसे हम
E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये सर्किट आपका क्लोज्ड है तो कुछ करंट आएगा जिसे I2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपकी V2 रहेगी। तो आई होप आपकी ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। आपने इसी वोल्टेज दिया प्राइमरी के अक्रॉस, ठीक है, जो V1 है उसकी वजह से कुछ करंट आया I1 और EMF इंड्यूस हुई E1, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की रहेंगी N1, सेकेंडरी की है नंबर ऑफ टर्न्स N2, ठीक है। ये हमें पता है EMF इंड्यूस का फॉर्मूला क्या रहता था, नेगेटिव ऑफ N1 d∅/dt। कुछ इसी तरह का फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था जब हमने फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करा था। नेगेटिव जो था लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग आता था और इस तरह से एक EMF इंड्यूस होती थी, ठीक है। तो ये N1 नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी की, म्यूचुअल फ्लक्स आपका फाई है जो कि सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पे E2 एक EMF इंड्यूस हो रही है, करंट आ रहा है और ये V2 है। तो क्या आपने इसमें देखा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दो प्रिंसिपल्स हैं या ये दो फेनोमिनन हैं जिनकी वजह से आपके ट्रांसफार्मर की वर्किंग आ रही है। वन इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सेकंड वन इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस तरह का आपका नॉर्मली जो इतना, ये तो आपका डिटेल्ड ट्रांसफार्मर है। नॉर्मली इसे सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, यहाँ V1 है, यहाँ E1 है, यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट I2 है, यहाँ E2 इंड्यूस हुई है और यहाँ टर्मिनल वोल्टेज V2 है। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए प्रिंसिपल क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांसफार्मर की, इसमें पावर किस तरह से रहता है, इसमें फ्रीक्वेंसी किस तरह से रहती है और इसकी रेटिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है और जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। वोल्टेज चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रहा है, ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी इनपुट और आउटपुट की, और इसी तरह से आपकी पावर जो है वो भी सेम रहेगी, ठीक है। जितना वोल्टेज में इंक्रीज हो रहा है उसी अकॉर्डिंग करंट में एक डिक्रीज होगा और आपकी जो पावर है वो सेम ही रहेगी। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल याद रखेंगे, इन पे क्वेश्चन बन जाता है। प्रिंसिपल क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, पावर सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वोल्टेज करंट है वो चेंज हो रहे हैं। और ट्रांसफार्मर एक कपल्ड डिवाइस है, मैग्नेटिकली कपल्ड है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। ये चीज़ अभी हम सर्किट डायग्राम से देख चुके। रेटिंग इसकी रिप्रेजेंट होगी किलो वोल्ट एम्पियर में, ये आपका रेटिंग रहेगी ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये AC के साथ ही वर्क करेगा, DC के साथ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसफार्मर की वर्किंग के लिए, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, मैग्नेटिकली कपल्ड है, उसके लिए फ्लक्स प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, फ्लक्स को चेंज होना ज़रूरी है। और यहाँ पे सारे के सारे पार्ट स्टैटिक हैं, इसकी वजह से हम करंट क्या यूज़ कर रहे हैं, AC, ठीक है। इसी तरह से आपके पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेंगे। इन्हें नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, आउटपुट की वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो हम उसे स्टेप अप कहते हैं। अगर आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो हम उसे स्टेप डाउन कहते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, जब एनालॉग सर्किट के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो कुछ एम्पलीफायर्स रहते हैं। तो हम कहते थे कि RC कपल्ड एम्पलीफायर है, अगर आप याद कर पाएँ तो ट्रांसफार्मर कपल्ड है, तो वो कपलिंग के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, एज वेल एज आइसोलेशन के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन दो सर्किट्स में प्रोवाइड करवा रहा है। तो आइसोलेशन के लिए यूज़ होगा, कपलिंग के लिए यूज़ होगा, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस रहेंगी उसमें, हम उसमें कपलिंग करेंगे। जब हम ये डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो उसमें भी हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और पावर की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं इसे।
अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया हो चुका होगा। देखिए V1 हम अप्लाई करवा रहे हैं प्राइमरी में। ठीक है, तो कुछ एक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, तो उसी वजह से EMF इंड्यूस हो रही है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस E1 और E2। E1 आपकी रहेगी नेगेटिव ऑफ N1 d∅/dt, और E2 आपकी रहेगी नेगेटिव ऑफ N2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसके लिए N2 है, बट फ्लक्स जो है दोनों के लिए सेम है, जो लिंक कर रहा है फ्लक्स d∅, ये चीज़ आपके पास सेम है। तो अगर मैं इस फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो E1/E2 क्या रहेगा, N1/N2, या फिर E2/E1 क्या रहेगा, N2/N1। तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इस रेशोस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमने देखा कि जो E1 और E2 है वो N2 और N1 के रेशो के इक्वल है। डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही हैं, N1 और N2 पे। अगर N2, अब देखिए अगर N2 ज़्यादा है N1 से, दैट मीन्स E2 ज़्यादा होगा E1 से, और आउटपुट V2 भी ज़्यादा होगी V1 से। तो आपका ट्रांसफार्मर क्या रहेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इससे अगर अपोजिट है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट दैट मीन्स E2 या फिर V2 V1 से या E1 से ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और अगर ये आउटपुट कम है इनपुट से तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हम ये देख रहे हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है, वोल्टेज इंक्रीज आ रही है या डिक्रीज आ रही है। ठीक है, ये भी आपके टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर के। ठीक है, अगर N1 और N2 इक्वल हैं तो सिंपली क्या है, आइसोलेशन, वोल्टेजेस दोनों इक्वल रहेंगी, V1 V2 रहेगी या फिर E1 E2 रहेगी, और जो आपका ट्रांसफार्मर है उसे हम सिंपली आइसोलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए नहीं कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि V1 इक्वल टू V2 है, या ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, देखिए हमने ये कहा कि यहाँ पे आपकी V1 है और यहाँ पे आपकी E1 है, तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों वोल्टेजेस तो इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ये दोनों वोल्टेजेस इक्वल होती हैं क्योंकि वहाँ लॉसेस नहीं होते हैं। बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर करेंगे तो यहाँ इस वाइंडिंग का कुछ लॉस होगा, जिसे हम यहाँ कंसीडर करेंगे, कुछ रेजिस्टिव लॉस होगा, उसकी वजह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और आपका V1 E1 के इक्वल नहीं रहेगा। बट आइडियल केस में ये आपका V1 E1 के इक्वल रहेगा, V2 आपका E2 के इक्वल रहेगा। बट प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होगा। देखिए हम प्राइमरी प्राइमरी की बात कर रहे हैं, V1 E1 की बात कर रहे हैं, और V2 E2 की बात कर रहे हैं। V1 E1 इक्वल टू E2 कब रहेगा, जब आपके पास सिंपली आइसोलेशन के लिए ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, वो ये केस है। ठीक है, जब दोनों इक्वल आ रही हैं। बट हमने ये देखा कि जब लॉसेस नहीं हो रहे हैं तब आपका V1 V2 के इक्वल है, सॉरी V1 आपका E1 के इक्वल है और V2 आपका E2 के इक्वल है, जब आपकी वाइंडिंग में कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। बट प्रैक्टिकल के केस में आपके पास कुछ लॉसेस आएंगे जिन्हें हम कोर लॉस और कॉपर लॉसेस में डिवाइड करते हैं। कुछ लॉसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके लिए ये समझना ईजी होगा। इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये लॉसेस बहुत कम होते हैं, इसकी वजह से हम यही कहते हैं कि जो पावर है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर, वो दोनों सेम है, और आपका ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला रहता है दिस मच। अगर आउटपुट पावर और इनपुट पावर आइडल के केस में हम लेके चल रहे हैं, कुछ भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो दोनों सेम रहेगी, तो एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100% आएगी। तो ट्रांसफार्मर इससे हाईली एफिशिएंट डिवाइस, जहाँ पे आप पावर को, इनपुट पावर और आउटपुट पावर को इक्वल रखने की ट्राई करते हैं।
अब ईएमएफ इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे ये। तो चलिए पर हम देखते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन क्या है ट्रांसफार्मर की। कई बार पेपर में डायरेक्टली ये इक्वेशन पूछी भी जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आप इस इक्वेशन पे बहुत से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और केवीएस टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, बट आपको फिर भी आइडिया होना चाहिए कि क्या इक्वेशन है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो ये इक्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो देखिए हम इसे डिराइव कैसे करते हैं। हमने ये कहा कि V1 हमने AC सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी F है, इसकी वजह से कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो AC है तो हम उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब E1 फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये आएगा, यहाँ हम फाई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, ठीक है, देन उसकी हम RMS वैल्यू निकालेंगे। अभी हमने AC सर्किट्स नहीं कवर करे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें कवर करेंगे, तो हम ये भी समझेंगे कि ये RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ क्या रहती हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो यहाँ EMF की वैल्यू आपके पास आएगी, मैक्सिमम EMF की 2πf(n1) πm, πm का मीन्स है कि मैक्सिमम फ्लक्स √2। अगर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आएगी 4.44f(n1) πm, where n1 is your number of turns for primary, f is your frequency and πm is your maximum flux, this term, ठीक है। तो E1 आपके लिए रहेगा 4.44 f(n1) πm और E2 आपके लिए रहेगा 4.44 f(n2) πm। तो ये इक्वेशंस हैं। अगर आपको इसका डेरिवेशन पार्ट भी चाहिए तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज योर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, के से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने देखा V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 है, ये आपकी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। सॉरी E2 लिखिए, E2/E1, क्योंकि यही डेरिवेशन हमने करी, N2/N1 है। अब देखिए अगर तो ट्रांसफार्मर आइडियल है, दैट मीन्स हमने अभी पढ़ा कि लॉसेस नहीं होंगे, V1 आपका इक्वल रहेगा E1 के और V2 आपका इक्वल रहेगा E2 के। तो इसी को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, V2/V1, क्योंकि अब वो इक्वल है, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1, ये आपकी रेशो हो जाएगी। इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं के से, स्मॉल के से या कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपकी रहेगी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अब देखिए क्या इस रेशो को, इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्या इस रेशो को हम करंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कहा कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर ट्रांसफार्मर के लिए इक्वल है, तो आउटपुट पावर क्या रहेगी, V2/I2, यहाँ क्या रहेगा, V1/I1। तो देखिए V2/V1 क्या आ रहा है, I1/I2 आ रहा है। दैट मीन्स अगर मुझे एक रेशो करंट में भी रिप्रेजेंट करती हो तो यहाँ क्या रहेगा, I1/I2। तो इस रेशो को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है V2/V1, यहाँ क्या है E2/E1, यहाँ है 2/1, बट करंट में क्या है, करंट I1/I2 है। तो मैंने आपसे ये डिस्कस करा था जब हम ट्रांसफॉर्मर्स का फर्स्ट लाइन ही डिस्कस कर रहे थे। तो स्टेप अप, अगर स्टेप अप वोल्टेज हो रही है तो करंट क्या होगा, करंट स्टेप डाउन होगा। अगर वोल्टेज 5 के फैक्टर से इंक्रीज कर गई है तो आपका करंट 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर वोल्टेज 6 के फैक्टर से इंक्रीज कर रही है तो करंट 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से स्टेप डाउन की अगर हम बात करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रही है तो करंट उस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, I1/I2 है, N2/N1 है। तो आई होप आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशो आपको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए।
आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ भी वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी हमने डराइव करा है हमने ये कहा है कि फ्लक्स फाई ही है जो कि प्राइमरी के साथ भी लिंक कर रहा है और यही फ्लक्स सेकेंडरी के साथ भी लिंक कर रहा है। बट एक्चुअल में कुछ फ्लक्स रहेगा जो कि लॉसेस होते हैं और कुछ लीकेज फ्लक्स रहेगा। तो इस केस में, आइडल के केस में, हमारे पास कुछ भी लीकेज फ्लक्स नहीं है। कोई भी लॉसेस, आयरन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस हम जिसे कहते हैं, वो नहीं है, जो कि क्या रहते हैं, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस। इन पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले लेक्चर में जो ट्रांसफार्मर के लिए रेलेवेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे। परमेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज इनफाइनाइट। आपको पता है कि परमेबिलिटी क्या रहती है, कि फ्लक्स को कितना इजीली पास कर रहे हैं। तो जो कोर है वो उसकी परमेबिलिटी अगर अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तभी वो आपका फ्लक्स को इजीली पास कर पाएगा और प्राइमरी से जो भी फ्लक्स है वो सेकेंडरी में लिंक हो पाएगा। एंड द मैग्नेटिक कर्व ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर इज लीनियर। ठीक है, कर्व जो है ट्रांसफार्मर कर्व का वो लीनियर है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके कुछ लॉसेस रहेंगे। बट प्रैक्टिकल के केस में, जो भी हमने आइडियल के केस में डिस्कस करा, वैसा नहीं होगा। यहाँ लॉसेस होंगे, वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा और कुछ लीकेज रेजिस्टेंस भी होगा और लीकेज फ्लक्स भी होगा। तो आई होप आपका ये लेक्चर क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।